बहुत मैं संक्षेप में बात करूंगा। इस देश में मालिक कौन है? देश में मालिक जनता। ठीक, जनता, हर आदमी तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता ना। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ है, तो 22 करोड़ कुर्सी पर बैठकर नहीं चला सकते ना, एक आदमी बैठेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आप विधायक बनाओ, और विधायक बहुमत से जिसको चाहेंगे वो मुख्यमंत्री हो जाएगा, यानी हमारा राजा हो जाएगा। इसी ढंग से पूरे देश में एमपी बने, और एमपी जिसको चाहेंगे मिल करके बहुमत जिनका होगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये देश में व्यवस्था 1947 के स्वतंत्रता के बाद से, जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तो लागू कर दिया। अब जैसे हमारे तमाम लोग कि भाई बाबा साहब ने संविधान बना दिया संविधान। अब संविधान में क्या है भाई? संविधान आप एक ले कहते हैं ना, घर घर संविधान होगा तब जागरूकता होगी। तो आप घर में संविधान लाइए और अलमारी में रख करके उसकी सुबह शाम अगरबत्ती करिए, तो उससे क्या कोई फायदा होगा? संविधान में तो इस देश को चलाने की क्या है? व्यवस्था है। संविधान में क्या है? ये देश कैसे चलेगा, ये सब कुछ संविधान में लिखा है। तो अगर आपको देश ही नहीं चलाना है तो लिखा रहने दीजिए संविधान में, क्या मतलब हुआ? क्या मतलब? तो जब देश चलाना है, इस देश के बहुसंख्यक लोग जिनको आज आप बताइए, हमने तो चूंकि मैं मांडा में पैदा हुआ भाई, TCS अफसर हो गया 83 में, और मेरा दुर्भाग्य रहा कि मेरी पोस्टिंग ज़्यादातर पश्चिम में रही, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, उधर ज़्यादातर उधर ही रहा, लगभग 25-30 साल होता। फिर मैंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, राजनीति करने का मन था, समाजवादी में गया। हमको लगा था कि शायद, पहला तो मुझे राजनीति में आना था, दूसरा लगा था कि भाई ये नौजवान आदमी ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए, हो सकता है कुछ बेहतर काम करें। लेकिन बड़ी निराशा हुई, तो हमने रिजाइन करके हम लोगों ने फिर विचार विमर्श किया, और बहुत दिन से ये विचार विमर्श था मन में कि भाई देखिए, एक तो MP MLA जैसा मैंने चुना, कहा कि यही चुन करके CM बनेंगे और यही PM बनेंगे। आपकी शिक्षा कौन सुधारेगा? CM सुधारेगा। आपका रोजगार कौन ठीक करेगा? ये सड़क अभी गिट्टी पड़ रही, कौन कर रहा है? नहर कौन बनवा रहा है? बिजली कौन दे रहा है? इवन अभी गोपाल दास जी ने कहा कि आप थाने पर जाओगे तो दरोगा आपसे इज्जत से बात करेगा कि बेइज्जत से बात करेगा, गरिया कर बात करेगा? ये भी कौन तय करता है? जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वही तो तय करेंगे। और MP MLA चुने जाते हैं राजनीतिक दल से। देखिए, MP MLA जो है वो अखिल भारतीय तेली संगठन, अखिल भारतीय कुशवाहा संगठन, अखिल भारतीय पटेल संगठन या अखिल भारतीय कोरी संगठन से तो नहीं चुने जाएंगे ना। क्यों? अखिल भारतीय आदिवासी संगठन से क्या MP MLA चुने जाएंगे? MP MLA तो चुने जाएंगे किसी न किसी राजनीतिक दल से। अब मैं पूछ रहा हूं कि क्या इस देश में बीजेपी के अतिरिक्त, बीजेपी को छोड़कर, और कांग्रेस को और बीजेपी को तो जितने हमारे महापुरुष हुए पिछड़े समाज के, सब लोगों ने सामनाथ नागनाथ कहा, चाहे काशीराम हो, चाहे जो भी हो, सबने। और जितने ये लोहिया जी थे, लोहिया का जो समाजवादी आंदोलन था, ये तो कांग्रेस के वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ ही हुआ कि नहीं? लोहिया का पूरा आंदोलन किसके खिलाफ था? ये बीजेपी के खिलाफ नहीं था। बीजेपी तो उस समय कहीं पता ही नहीं था। जी थी कौन? कांग्रेस थी। तो कांग्रेस के वंशवाद और परिवारवाद के विरुद्ध लोहिया का पूरा आंदोलन हुआ। लोहिया का ये कहना था कि भाई अगर इस देश में लोकतंत्र है और जनता मालिक है, तो एक ही परिवार का आदमी या एक ही वर्ग का आदमी या कुछ जातियों के आदमी ही कुछ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्यों होंगे भाई?
इस देश में हर जात बिरादरी में प्रतिभाशाली लोग हैं, और लोकतंत्र का अर्थ हुआ कि इस देश में सबको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके देश और देश का विकास करने का अधिकार है, और उनका कर्तव्य भी है। हाँ। अधिकार तो है लेकिन कर्तव्य भी है। इसीलिए राजनीतिक दलों की व्यवस्था की गई कि भाई राजनीतिक दल होंगे, उनका संगठन होगा, उन संगठनों से लोग चुनाव लड़ेंगे, एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। हम लोगों के बीच तमाम लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। जैसे कुछ लोग इसी गांव में एक आध उदाहरण दे देंगे, जैसे हम मान लो पढ़ करके, भाई बुद्धि के बहुत धनी थे, पढ़ लिए, लेकिन हमारे गांव में कितने पढ़ लिए जो शिक्षा व्यवस्था थी। हो सकता है एक आध यहाँ भी बुद्धि के धनी हो, कुछ बन गए हों, लेकिन आज जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है आपके गांव में और आपके आसपास सरकारी, हाँ, उसमें क्या कोई बच्चा सफल हो पा रहा है? आप लोग बताओ। जो शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था कोई अर्थ मान्य है? नहीं है। अब आप ये कहो कि भाई अगर सरकार व्यवस्था नहीं कर रही तो गांव वालों को मिल करके सहयोग करके एक विद्यालय खोल देना। अब गांव वाले कितना सहयोग करेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार साल भर में कितना खर्च करती है शिक्षा पर, आप लोगों को मालूम है? मालूम है किसी को? है? इसमें 50 लाख करोड़। 50 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार हर साल शिक्षा पर खर्च करती है। अभी 1 करोड़ दे दिया जाए, हैं, तो आपका एक इंटर कॉलेज प्राइमरी से लेकर इंटर कॉलेज तक बढ़िया इलाके में चल जाए कि नहीं? क्यों? बिल्डिंग भी बन जाए, अध्यापक को तनख्वाह भी दिया जाए, सब दिया जाए, लेकिन शासन सत्ता चाहती नहीं कि इस देश के नागरिक कायदे से पढ़ें। क्योंकि देखिए, वो लोग यहाँ के नागरिकों की मानसिकता समझते हैं। हम लोग राजा महाराजा जमींदार के अंडर में रहने के आदी रहे हैं बहुत दिन से, और ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम लोग इस देश के भाग्य विधाता हैं। मतलब एकदम असहाय, और धीरे धीरे आज तो और असहाय हो गए। और यहाँ तक लोग असहाय हो कर दिया लोगों ने। असहाय तो थे नहीं जनता, स्वतंत्रता आंदोलन चला था, पूरी जनता ने भाग लिया था। ऐसा कोई इलाका नहीं है जिनके बाप दादों में से 2-4 जेल न गए हों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी न रहे हों। हर जगह लोगों ने भाग लिया पूरे देश में। लेकिन स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस कुंडली मारकर शासन सत्ता पर बैठ गई, और कुंडली मारकर बैठ गए तो भाई देश में शिक्षा, रोजगार, सबकी व्यवस्था करनी चाहिए थी ना भाई। बिजली, सड़क, पानी थोड़ा बहुत हुआ, और बाकी पूरा देश आज बेहाल है। शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं। इवन झगड़ा हो जाए दो लोगों के बीच तो तुरंत न्याय भी नहीं। हाँ, अभी 2 पार्टी दरोगा जी के चंगुल में फंस जाए तो दरोगा जी कैसे वसूल करते हैं, हम लोग भाई यही नौकरी में देख चुके हैं। आप लेखपाल के चंगुल में फंस जाइए, नापजोक में देखिए। हाँ, आप एक ठो दाखिल खारिज कराने जाइए तहसील में, देखिए जो काम 6 महीने का है साल भर चलेगा। या तो वकील को दीजिए 3000, 4000, 5000 जो भी रेट है, तो वकील साहब तुरंत करा देंगे, नहीं तो ऐसे तारीख की तारीख चलती रहेगी। तो आज जो शासन व्यवस्था है तो इसमें जनता कहाँ है? जनता कहीं है? जिले के शासन में कहीं जनता है? थाने के शासन में कहीं जनता है? इस एजुकेशन को संचालित करने में कहीं जनता है? एक शिक्षा समिति बनी थी गांव में, पता नहीं उसका कोई अर्थ माने है कि नहीं। यहाँ कोई बना है भाई? नहीं, कोई नहीं, कोई मतलब नहीं। स्वतंत्रता मिली देश को, ये हुआ कि इस देश में न्याय पंचायत होगी, और न्याय पंचायत होगी तो गांव वाले ही बैठ करके अपना न्याय कर लेंगे। अच्छा, आप देखिए कि गांव वाले लड़ें और 5 लोगों को इकट्ठा करके अगर पंचायत कर लें तो जितना बढ़िया मामला यहाँ निपट जाएगा। भाई हम तो एसडीएम, एडीएम, सीडीओ और बड़े बड़े पदों पर है,
हम आपको ईमानदारी से कह सकते हैं कि उतना न्यायालय में नहीं हो सकता। ये बड़ा कटु सत्य है। नहीं सही है सर। और पहले भाई हर जात बिरादरी के दो लोगों में मान लो झगड़ा हुआ, एक ही जात बिरादरी की या दो जात में, तो उनकी भी जात हो गई, इनकी भी जात हो गई, 3 और पंच जुट गए, उसी में से अपना बैठ कर। अच्छा, गांव वाला आदमी जानता है ना किसका नाद कहाँ था, कितनी चरनी कहाँ थी, कहाँ अपना गोरू बैल कौन कहाँ बांधना था, किसकी पनाला कहाँ गिरता था, किसका रास्ता कहाँ से जाता था। अब कोर्ट में तो लड़ाई हो तो आपका पनाला उत्तर बारात तो चाहिए कोर्ट में साबित हो जाए कि वो दक्षिण बारात। तो जो चीज गांव में हो जाएगा वो न्याय संभव नहीं है। अगर आज गांव वालों को शिक्षा व्यवस्था दी गई होती तो ये अध्यापक सही समय से आते, कायदे से पढ़ाते। एक बार आप लोगों ने देखा होगा कि कल्याण सिंह ने इनकी सिर्फ इतना ही कहा था कि तनख्वाह तभी देंगे जब प्रधान जी इनका अटेंडेंस वेरीफाई करके भेज देंगे। तो सबसे बढ़िया प्राइमरी स्कूल उसी समय चले, और वो भी कल्याण सिंह के समय। इसके बाद फिर से वैसे ध्वस्त हो गए क्योंकि कोई नहीं चाहता। देखिए, अमेरिका का अगर आप कभी उदाहरण लें, उनका एक एक नागरिक बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक नागरिक, भाई एक एक भारत का, वैसे हमारे लिए भी नागरिक उतना ही महत्वपूर्ण है। अब नागरिक का मतलब क्या हुआ? नागरिक का ये थोड़ी अर्थ हुआ पैदा हो गए और कीड़े मकोड़े की भांति मर गए। भाई वो तो एक पैदा हो गया इंसान की बात। लेकिन नागरिक तो आप तब बनेंगे ना देश के, जब आपके पास शिक्षा हो, आपके पास रोजगार हो। अगर आज हमारे पास शिक्षा होता, रोजगार होता, तो नौजवान को पढ़ाना पड़ता कि 2 बच्चों के बाद नसबंदी करा लो। क्यों भाई बोलो? अगर शिक्षा होती, आज पढ़ा लिखा आदमी अब 2 बच्चों वाला हो गया कि नहीं हो गया? स्वतः हो गया। अगर इसी ढंग से पूरे देश को शिक्षा ही दे दिए होते तो हमारी जनसंख्या यार 33 करोड़ से क्या 140 करोड़ होती क्या? कभी नहीं। अब कुछ दिन में तो देखिएगा घर ही घर दिखाई देंगे। 1 बीघे जमीन होगा या आधे बीघे होगा और बाकी घर बने दिखाई देंगे। भाई जिस ढंग से जनसंख्या बढ़ रही है, तो अगर शिक्षा और रोजगार होता तो क्या 5 किलो आपको गेहूं देने की जरूरत थी? नहीं। क्या आपको शौचालय बनाने की जरूरत थी? हैं? भाई इनका भाई साहब का शौचालय सरकार थोड़ी बनाती, ये अपने सक्षम है, खुद बना लिए घर। क्या प्रधानमंत्री योजना में तो घर नहीं बनाना, घर खुद ही बना लिए। भाई ऐसे किसानों का ये था कि हम आमदनी दूनी करेंगे। भाई आमदनी कब दूनी होगी? जब किसानों को अब अमेरिका जैसे देश में मुफ्त में बिजली मिल रही है, मुफ्त में। भाई किसान जितना सिंचाई करे मुफ्त में बिजली दो, उसको नहर दो। हाँ, अब आज जलस्तर नीचे चला जा रहा है, बिजली समय से नहीं मिल रही है। फसल बीमा का बड़ा पुरसा हाल है। अभी बरसात हो गई, जहाँ मेरे ख्याल से 1 बीघे में जहाँ 7-8 कुंटल 10 कुंटल होना था, वहाँ गेहूं हो करके 2-3 पर सिमट गया है। तो ये हाल है। और बाजार में बेचने जाइए, अभी 2800 से 3200 गेहूं था, अब तुरंत उतर आया 1800 से 2000 है। यानी 1000 प्रति कुंटल, मतलब 15 दिन में भाव कम हो गया। अब सरकारें क्या कर रही हैं? अभी बीजेपी तो अभी सब अंडी मंडी सब समाप्त करने वाली थी कि अब टाटा बिरला और अडानी और अंबानी खरीदेंगे। तो पहले साल क्या करेंगे वो? ये आपका 2000 का गेहूं को 250 में खरीद लेंगे, और खरीदते खरीदते सब गोपाल दास जी जैसे छोटे छोटे व्यापारी बाजार से कर देंगे आउट। अब इसके बाद फिर जैसा करेंगे मनमाना खरीदेंगे। कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती होती है। हम लोगों को जो सेब आता है वहीं से आता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से। इन लोगों ने, अडानी जी ने पूरा वहाँ पहले महंगे दाम पर खरीदा। अब
अब जब उनकी मोनोपोली हो गई, मतलब कब्जा हो गया मार्केट पर, तो अब वो मनमाने दाम पर खरीद रहे हैं। अब वो सेब के व्यापारी परेशान। तो जिस ढंग से इस देश में व्यवस्थाएं पूंजीवाद की लाई जा रही हैं, अगर आप लोग जागरूक न हुए हैं, हम लोग सही दिशा में राजनीति न किए, जागरूकता का अर्थ हुआ सही दिशा में राजनीति, बाकी सब जागरूक हैं। मैं समझता हूं कि इस देश का कोई भी आदमी अगर जरा सा आँख खोले है तो उसको पता है कि भाई हमारा बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही, हमारे पास रोजगार नहीं, शाम को उसका चूल्हा ही बता देता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हैं? अभी कोई बीमारी हो जाए गांव में या गंभीर बीमारी हो जाए तो क्या हालत है भैया, तो आप उधार लेंगे या तो खेत क्यारी बेचेंगे। और कई लोग तो अगर लड़कियां 4-5 हो गई तो उनका धीरे धीरे 1 बीघे 2 बीघे करते करते, भाई सरकार चाहती तो क्या मृत्यु भोज पर टोटल प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? सरकार चाहे तो क्यों? जब सती प्रथा पर रोक लग गया, बाल विवाह पर रोक लग गया, विधवा विवाह अलाउ कर दिया गया, तो क्या मृत्यु भोज नहीं रोका जा सकता? भाई अगर दंडनीय अपराध बना दिया जाए तो कोई अपने घर में मौत हो तो मृत्यु भोज करेगा क्या? तो ये राज्य की भूमिका होती है। मैं जो राजनीति की भूमिका आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि शासन सत्ता के माध्यम से आप कोई भी परिवर्तन समाज में भी कर सकते हैं। शादी में अनिवार्य कर दिया जाए कि अगर 50 से ज्यादा लड़की और 50 से ज्यादा लड़के, 100 से ज्यादा अगर एक दिखाई दिया तो 1000 जुर्माना, 2 दिखाई दिया तो 2000 और जुर्माना, 3 दिखाई दिया तो प्लस 3000 जुर्माना, 4 दिखाई दिया तो प्लस 4000 जुर्माना, 5 दिखाई दिया तो 5 में हो गया है आपका 20000 जुर्माना। तो क्या है आप 50 से ज्यादा मेहमान लाएंगे क्या? तो शासन सत्ता की समाज के परिवर्तन में भी भाई हमको गरीब बनाने के जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, अब हम लोग हमारे संकोच के मारा यहाँ तो नहीं बात कर पाते ना। अरे भाई ऐसी व्यवस्था चली आ रही थी, हम सब जगह पूरी खाए हैं तो हम नहीं खिलाएंगे तो हमारा वो गड़बड़ हो जाएगा, है? अभी कोरोना में था, तमाम लोगों ने शादी कर ली चौड़े से, जो बुद्धिमान थे सब कोरोना में शादी कर लिए, बच गया, सब बच गया कि नहीं माल। तो देश की शासन सत्ता आपकी शिक्षा तय करती है, आपका सामाजिक जीवन तय करता है, आपका रोजगार तय करता है, आपकी खेती किसानी तय करता है, आपके स्वास्थ्य मतलब बीमार होंगे तो दवा मिलेगी कि नहीं इसको तय करता है। आप अगर कहीं कोई दिक्कत है तो थाने में जाएंगे, कैसे राहत मिलेगी इसको तय करता है। यानी जीवन का कोई ऐसा अंग नहीं है जो राज्य सत्ता आपकी न तय करती हो। तो जब राज्य सत्ता सब तय करती है और हम लोग कहते हैं अरे भाई राजनीति बेकार की चीज है, राजनीति में कोई रुचि नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं हमको राजनीति से क्या मतलब भाई, हाँ? कुछ लोग अपना जाति महासभा बनाए हैं कि भाई हम तो ये काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं। आप वो काम करिए और उसके साथ साथ देखिए इस देश में लोकतंत्र आ गया है। जब अब आप ही राजा हो, आप ही को सब कुछ निर्णय करना है, तो हमें इस देश के प्रत्येक बच्चे को एक आदर्श नागरिक के रूप में विकसित होने के लिए पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और देखिए हताशा और निराशा तो आती रहेगी, क्योंकि धोखा, विश्वासघात ये आदमी के नेचर में है। लेकिन भाई अब ऐसा तो है नहीं कि आने वाली पीढ़ी बंद हो जा रही है, या ये देश रसातल में चला जा रहा है, प्रलय हो रहा है, या देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है, या मोदी जी रहेंगे, फिर मोदी जी के तो लड़का उड़का भी नहीं है, मान लो कोई दूसरा आ जाए, राजनाथ सिंह रहे, फिर राजनाथ सिंह का लड़का, फिर राजनाथ का नाती। ऐसा तो नहीं देश में होने जा रहा है ना। देश में लोकतंत्र रहेगा। जब लोकतंत्र रहेगा और आप राजा हैं, तो हम लोगों की ये चिंता होनी चाहिए कि
हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, चलो जो हो गया हो गया, वो कम से कम बेहतर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सम्मान, न्याय, सुरक्षा, खेती किसानी, सबकी बात हम लोगों का बेहतर हो सके। और देश को चलाने की जिम्मेदारी लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की है। अब समस्या है, अब आप राजनीति में भागीदारी कैसे करोगे? देखिए, हम लोगों के बीच जैसे कहा ना, समाजवाद का आंदोलन चला, इसके बाद एक बड़ा आंदोलन चला था बहुजनवाद का, काशीराम साहब लेकर आए। इस देश में जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं उनको राजनीति में आना चाहिए, ठीक है, लेकिन बहुजन में ये देश तो बहुत बड़ा है ना भाई। ये देश, भारत में क्या एक जाति रहती है? उत्तर प्रदेश में क्या एक जाति रहती है? बिहार में क्या एक जाति रहती है? अगर आप कोई, जैसा मैंने पहले कहा कि राजनीतिक दल से ही सत्ता मिलेगी, इसलिए हम लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान है कि हमारी राजनीतिक पार्टी कैसे विकसित हो कि हम केंद्र की सत्ता में बैठ सके। यानी इस देश का बहुसंख्यक समाज जो आज गरीब है, जो आज अशिक्षित है, जो शासन सत्ता से वंचित रहे हैं, वो कैसे शासन सत्ता में आए। तो भैया वो कोई अखाड़ा पहलवानी लड़कर तो नहीं आओगे ना, आप आओगे तो राजनीतिक पार्टी के माध्यम से भी आओगे। तो राजनीतिक पार्टी अगर इस देश को चलाना है तो राजनीतिक पार्टी तो पूरे देश भर की होनी चाहिए ना, क्यों भाई? जैसे आपका यही गांव है, मान लीजिए गांव है, आपको अगर ये गांव का निर्माण तमाम जातियां होंगी, यहाँ पटेल भी होंगे, कोरी भी होंगे, ठाकुर साहब भी होंगे, पंडित जी भी होंगे, हाँ, कुशवाहा जी भी होंगे, मतलब जो भी हो, सब भी होंगे, तमाम जातियां हैं। तो तमाम जातियों के लोगों को मिलाकर ये गांव बना है। तो ये तो छोटा सा गांव है, हमारे देश में तो लगभग 10-12 हजार जातियां हैं। और एक प्रांत में भी, जैसे उत्तर प्रदेश में लगभग 70-80 जातियां तो पिछड़े वर्ग में हैं, 100 के ऊपर जातियां अनुसूचित जाति में हैं, और ऐसे मेरे ख्याल से अनुसूचित जनजाति में भी होंगी, फिर मुस्लिम में, और बाकी और जातियां, तो कुल मिलाकर 300-400 जातियां मतलब उत्तर प्रदेश में होंगी। तो 300-400 जातियों में, ये तो उत्तर प्रदेश का हाल हुआ। भारत में कितनी जातियां हैं? 10,000। तो अगर हम, इसीलिए लोहिया जी चाहते थे कि इस देश में वंशवाद और जातिवाद की राजनीति को खत्म किया जाए और लोकतांत्रिक राजनीति की शुरुआत हो। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि लोहिया जी के जाने के बाद उनके चेलों ने जो भी पार्टी बनाई वो सब एक परिवार और वंश और जाति की पार्टी होकर रह गई। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो लालू यादव की पार्टी हो। इसके बाद एक और आंदोलन चला बहुजनवाद का। भाई बहुजन माने क्या एक जाति होती है? क्यों? बहुजन माने सिर्फ मायावती की जाति होती है या काशीराम की जाति होती है? बहुजन में तो सभी लोग हैं। बहु माने बहुत से लोग। तो अगर बहुजन में सभी लोग हैं, काशीराम के चलो दिमाग में आ गया, बड़ी अच्छी बात है भाई, किसी के दिमाग में बड़ी अच्छी बात आ जाए, हाँ, तो राजनीति अगर उस विचार से आप स्थापित कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी कभी भी किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी की बपौती नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टी किसी के निजी संपत्ति नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टी कोई आपकी दुकान नहीं है, कोई आपकी खेती नहीं है, कोई आप आम का पेड़ नहीं लगा रहे, कटहल का पेड़ की आप ही खाएंगे और बाकी जो सिंचाई उचाई किए हैं थोड़ा बहुत तो उनको वो दे देंगे, या बटाई की खेती है कि भाई मजदूर को हम इतना देंगे और बाकी सब माल मेरा। तो पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक की चीज है। पॉलिटिकल पार्टी लोकतंत्र में लोकतंत्र में पब्लिक की चीज है। तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को निजी जायदाद बनाएंगे
तो एक परिवार की, एक जात की पार्टी होगी। आप कुछ दिन तक तो लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं किसी बड़े नाम पर। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे हमारे बीच वो निकला है, बड़ा क्रांतिकारी है, जैसे चंद्रशेखर रावत, ऐसे तमाम लोग निकलते रहते हैं इस देश में। हाँ, ऐसे एक दिन हमसे बिहार से एक फोन आया कि साहब एक कुशवाहा जी हैं, बड़े क्रांतिकारी भाषण देते हैं और बड़ा उनका बेरोजगारी दूर करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। हमने कहा भाई बेरोजगारी तो दूर होगी शासन सत्ता में जाकर नीति बनाने से ना, क्यों कि बेरोजगारी आंदोलन से दूर होगी। आंदोलन करना हो तो आप यहाँ से लेकर के और इलाहाबाद तक सड़क पर बैठ जाइए, उससे क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी भाई? डंडे और खाओगे। और जो काम करना चाहिए वो काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे क्रांतिकारी व्यक्तित्व बहुत पैदा हो जाते हैं और वो क्रांतिकारी व्यक्तित्व लगा शुरू में कि भाई बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, भाई ये बहुजन की बात कर रहे हैं, ये समाजवाद की बात कर रहे हैं, ये पिछड़ों की बात कर रहे हैं, ये वंचित की बात कर रहे हैं, ये शोषित की बात कर रहे हैं। लेकिन मुखौटा तो इनका यही था, शोषित, बहुजन और सब, लेकिन असली चेहरा इनका जाति और परिवार की राजनीति स्थापित करने का था। वो कर लिया। भाई काशीराम साहब 5 साल रहते, बहुत बड़े मसीहा थे, तो उस पद से हट करके चाणक्य की भूमिका में आ जाते। क्यों भाई? मार्गदर्शन देते रहते, राष्ट्रीय संयोजक हो जाते। 5 साल बाद कोई कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता, कभी बिहार का कुर्मी हो जाता, कभी मध्य प्रदेश का आदिवासी हो जाता है, कभी राजस्थान का कोई और बिरादरी हो जाता, कभी गुजर हो जाता, कभी तेली हो जाता, कभी जाटो हो जाता, कभी कोरी हो जाता, कभी वाल्मीकि। अब पूरे देश से होते, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, तो क्या आज ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी न होती? आप लोग बता दो, क्यों होती कि नहीं? या कोई भी पार्टी, भाई ये देश एक जात, भाई हर आदमी की एक जाति है। गोपाल दास जी एक पार्टी बनाए, आजीवन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, फिर इनका लड़का, ये क्या करेंगे? इनके सब जान पहचान कहाँ है? इनकी बिरादरी में है, तो उन्हीं को अध्यक्ष बनाएंगे, उन्हीं को। तो एक बिरादरी से ये कितना कर लेंगे? अब हम ही इनका साथ नहीं देंगे, फिर हम भी एक पार्टी बना लेंगे। तो ऐसा ही करते करते आज पिछड़े, दलित, आदिवासी में कितनी पार्टी बन गई है? देखिए 3,500। कितनी बन गई? 3,500। और ये सब किससे लड़ रहे हैं? ये सब बीजेपी से लड़ रहे हैं। ये किससे लड़ रहे हैं? मोदी को हटाने के लिए लड़ रहे हैं। हटा पाएंगे क्या? हाथी से 1000 गधे लड़ पाएंगे भाई? हैं? और इतना शऊर नहीं है इन लोगों को कि ये देश चलाना है, तो देश चलाने के लिए देश स्तर की पार्टी चाहिए। क्यों भाई? देश चलाने के लिए देश स्तर की पार्टी चाहिए, गांव चलाने के लिए प्रधानी चाहिए, जिला चलाने के लिए जिला पंचायत चाहिए, प्रदेश चलाने के लिए प्रदेश स्तर की पार्टी है। लेकिन देश चलाने के लिए देश स्तर की पार्टी बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? और देश स्तर की पार्टी, जिसे राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, कभी भी एक जाति, एक परिवार से नहीं बन सकती। अगर ये हम लोगों के खोपड़ी में जितनी जल्दी घुस जाए, उतनी जल्दी कल्याण हो जाए। जैसा मैंने कह रहा था कि अगर समाजवादी पार्टी में विभिन्न जाति के, विभिन्न क्षेत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, तो आज समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होती कि न होती? आप बता दो भाई, हैं? और आज जो हम मोदी पर दुनिया भर का आरोप लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो देश में अगर लोकतंत्र है तो सत्ता पक्ष पर अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो निरंकुश हो जाएगा। तो आज यही देश में हो रहा है। आज सत्ता का कोई विपक्ष देश में नहीं है।
तो हम लोगों ने इस दिशा में चिंतन करके एक ऐसी पार्टी, सम्यक पार्टी की शुरुआत किया है। अभी हम लोगों का उसका नाम भी बदलने का प्रस्ताव है, सम्यक स्वराज पार्टी कर रहे हैं। सही अपना राज्य स्थापित करने की पार्टी, स्वराज पार्टी, सम्यक स्वराज पार्टी। सम्यक माने होता है एकदम, जो चीज जैसी होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना भाई, सम्यक भोजन। सम्यक भोजन माने जो भोजन जैसा होना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए भाई? ताजा हो, स्वास्थ्य लाभदायक हो और आराम से पच जाए, यही तो भोजन, सम्यक भोजन है। हाँ, तो सम्यक स्वराज पार्टी अब बनेगी। वैसे पहले हम लोग सम्यक पार्टी के नाम से 4 साल से चला रहे हैं। अभी गोपाल जी ने बताया बनाने से क्या होता है। हमने कहा भाई, जब पार्टी बनाने से कुछ नहीं होता तो बसपा क्यों बन गई? क्यों समाजवादी क्यों बन गई? जब पार्टी बनाने से कुछ होता ही नहीं तो तुम क्यों पार्टी बनाए हो? अभी दिल्ली में गए थे तो एक मंत्री जी मुझे मिले, आम आदमी पार्टी के, अब तो निकाल दिए गए। तो कहने लगे साहब पहले समाज जगाया जाए। समाज हमारा जगा नहीं है। तो हमने कहा माननीय मंत्री जी, अगर समाज जगा नहीं है तो आप मंत्री पद छोड़ दीजिए, मंत्री पद छोड़ दीजिए। और सपा बसपा जितने दल बने हैं दलित पिछड़ों के, सबके पास जाइए, हाथ जोड़कर कहिए कि भाई अभी समाज नहीं जगा है, आप सब पार्टी को खत्म करो और हम सब मिलकर समाज जगाते हैं। और जब लगे कि समाज जग गया तब पार्टी बनाओ भाई। तो जब समाज तैयार ही नहीं था तो समाजवादी पार्टी, आरजेडी और बसपा या अपना दल आपने क्यों बनाया भाई? ये तो बेवकूफी की बात, यानी अपना नहीं देख रहे हैं। आज अगर इस देश के सारे नेता, जैसा मैंने कहा, हम लोगों की कोई ये जिद नहीं कि हमारी पार्टी चले, लेकिन हम लोगों की ये जिद है कि अब हम लोग वो पार्टी नहीं चलने देंगे जिसमें परिवारवाद, वंशवाद और जातिवाद और क्षेत्रवाद होगा, क्योंकि यही हम लोगों के पराभव का मुख्य कारण है। यही मुख्य कारण है। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलता रहे, प्रदेश अध्यक्ष बदलता रहे, तो मुख्यमंत्री भी बदलेगा ना भाई। अभी तो यहाँ एक ही मालिक है। 20 बार अगर समाजवादी आए सत्ता में तो मुख्यमंत्री कौन होगा? और 20 बार अगर केंद्र में सत्ता में आए तो प्रधानमंत्री कौन होगा? तो लोग क्यों आने देंगे? इस प्रश्न का कोई यादव जवाब दे दे हमें, या समाजवादी वाला जवाब दे दे। कहते हैं अरे भैया संघर्ष किए हैं, इनके बाप संघर्ष किए हैं, और ऐसे थोड़ी मुख्यमंत्री बनाया जाता है, सड़क पर आकर संघर्ष करना पड़ता है। तो रामलाल, बिहारी लाल, अनोखे लाल, सनई लाल सब संघर्ष करने में लग गए, सब पार्टी बना लिए। तो सब पार्टी बना लिए तो मठ तो उजड़ेगा ना भाई, क्यों? जैसे बसपा में मान्यवर काशीराम जी को, अब मैं अहंकार तो नहीं कर सकता, हो सकता उनकी जो भी सोच रही हो, लेकिन इसको कहा अहंकार ही जाएगा। भाई मान्यवर काशीराम 84 में पार्टी बनाई कि नहीं? 84 और 93 से पार्टी टूटना शुरू हो गया। कई साल 93 में मान्यवर काशीराम जी का जन्मदिन, मेरे ख्याल से जन्म उनका है 59 साल के थे, आप समझिए कितने साल के? 59 या 60 साल के। तो 59 और 60 साल का आदमी तो शारीरिक मानसिक रूप से सब कमजोर कहाँ होता है? ठीक ठाक। राजनीति में सब ठीक ठाक रहते हैं, शारीरिक मानसिक रूप से ये भी नहीं कहा जा सकता। तो 93 से उनकी पार्टी टूटना, और टूटी क्यों टूटी? जो भी टूटे तो उन्होंने कहा अरे इसको टूट जाने दो, जो टूट जाएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, हमारे सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अहंकार ही तो था। अगर लोग न टूटे उसके लिए व्यवस्था किए होते, और व्यवस्था क्या है? पार्टी में लोकतंत्र लाना। लेकिन पार्टी में काशीराम साहब लोकतंत्र लाना नहीं चाहते थे, वो एक जात की पार्टी बनाना चाहते थे। इसलिए 2002 तक खुद रहे, और 2002 के बाद
बहन मायावती जी हैं जो उन्हीं की बिरादरी की है। अब उनका भतीजा होगा तो दूसरी जातियां कैसे पार्टी को स्वीकार करेंगी, ये बताई दीजिए। हैं, नहीं स्वीकार करेंगी। इसीलिए 93 से जब विभिन्न जातियों को, विशेष रूप से गैर जो जाटो बिरादरियां थी और पिछड़े वर्ग के लोगों को लगा कि भाई ये दल तो हम लोगों को कहीं आगे बढ़ने नहीं देगा, ना हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाएंगे, ना मुख्यमंत्री बन पाएंगे, ना प्रधानमंत्री बन पाएंगे, ये तो एक जाट की दल बन रहा है। तो 93 से कौन कौन छोड़े, आप लोग तो पुराने बुजुर्ग आदमी हैं, सोनेलाल पटेल छोड़े, अपना दल बना लिए, जंग बहादुर पटेल छोड़े, राम लखन वर्मा छोड़े, राज बहादुर कोरी छोड़े, और एक नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी बना लिए, डॉक्टर मसूद अहमद उन्होंने छोड़ा, आर के चौधरी छोड़े, राम समुझ पासी छोड़े, इसके बाद ओम प्रकाश राजभर छोड़े, तमाम लोग छोड़ करके पार्टियां बना ली। लेकिन अब दुर्भाग्य यही था कि अंधी अंधा ठेलिया दोनों को परंत, यानी जैसे वो अंधे थे वैसे ये लोग भी पार्टी बना लिए। ये लोग भी अपने परिवार और जात की पार्टी बना ली, और जात की भी नहीं है। जाति का तो इसलिए हम लोग कह देते हैं कि उसी जाति का वर्चस्व, इसलिए जात की कह देते हैं, वो जात की भी नहीं है। अगर एक जात की होती तो समाजवादी में कभी आजमगढ़ का यादव होता राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी बिहार का होता, तो लालू और ये दो क्यों पार्टी बनाते? कभी मध्य प्रदेश का होता, कभी राजस्थान का यादव होता, तो क्या सेफई परिवार के अतिरिक्त कोई यादव हो सकता है क्या? नहीं। अगर मायावती की पार्टी जाटों की पार्टी है तो जाटों कभी हरियाणा का होता, कभी मध्य प्रदेश का होता, कभी किसी परिवार का होता, तब तो माना जाता जाटों की पार्टी। वो जाटों की भी पार्टी नहीं है, वो पटेलों की भी पार्टी नहीं है, वो यादवों की भी पार्टी नहीं है, वो राजभर की भी पार्टी नहीं है। सिर्फ जाति का भावनात्मक शोषण किया जा रहा है, भावना उनकी बढ़ा करके जात के नाम पर वो नेता बन रहे हैं। और नेता बन करके इन लोगों की औकात क्या है राष्ट्रीय राजनीति में? दलित पिछड़ों की जितनी पार्टियां हैं राष्ट्रीय राजनीति में किसकी क्या औकात है? अब हम लोगों की तो कुछ औकात नहीं। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई आपसे तो ज़्यादा ही है, हम तो शुरुआत किए हैं, हमसे तो ज़्यादा होगी। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में जो 20 साल से राजनीति कर रहे हैं उन लोगों की क्या औकात है? 2-4 MP MLA बना दें या एक सूबे का मुख्यमंत्री बन जाए। अब क्या ये देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कभी बैठ सकते हैं? कभी नहीं। और जब तक देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हम लोग नहीं बैठेंगे, भाई जब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होगी तो राज्यों में तो अपने आप आ जाओगे ना। भाई कभी कहीं कुर्मी जी मुख्यमंत्री हो, कहीं तेली जी हो, कहीं कश्यप जी हो, कहीं कोयरी जी हो, कहीं बिंद जी हो, कहीं कोई हो, कहीं आदिवासी हो, कहीं मुस्लिम हो, तब चलेगा देश ना। भाई उसमें सवर्ण जातियों के भी लोग जगह जगह रहे, तब देश चलेगा ना, कि देश एक जात बिरादरी से चलेगा। और आकर के अच्छी व्यवस्था की जाए। और एक आदमी अगर पार्टी का मालिक होगा तो टिकट भी बेचेगा। ये जितने जितने छोटे दल हैं टिकट बेच रहे हैं कि नहीं? बेच रहे हैं। अब जो आदमी 5 करोड़ का टिकट खरीदेगा उसकी हैसियत भी होगी कि 2 करोड़ खूब मुर्गा दारू क्षेत्र में बांटेगा भी, 20 गाड़ियों का लेकर चलेगा। आप भी देखोगे अरे विश्वकर्मा जी लड़ रहे हैं, कुछ नहीं, ये तो एक ठोल लिए वो चलता है। हाँ, वो कौन सी गाड़ी है? छोटी वाली गाड़ी। हाँ, अब देखिए अरे उनकी क्या काफिला, 50 गाड़ियों का काफिला। अरे भाई आप ये नहीं देख रहे हो कि वो इतना जब चुनाव पर खर्च कर रहा है हैं, तो चुनाव के बाद करेगा क्या जीत करके? यही सब कर रहे हैं। तो एक नई शुरुआत हम लोग इस देश में करने जा रहे हैं और बड़ी तेजी से ये बात ले जा रहे हैं। आप इतने लोग बैठे हो, अगर मेरी बात एक आदमी को भी समझ में आ गई तो मेरा काम बन गया, क्योंकि हर आदमी को हर बातें नहीं समझ में आती। लेकिन ये सत्य है कि अगर हम इस देश में राष्ट्रीय स्तर की एक लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बनाए तो बीजेपी पार्टी जिस ढंग से देश को रसातल में ले जा रही है, आने वाली पीढ़ी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए,
परेशान हो जाएगी। और विशेष रूप से जो शोषित और दलित समाज के लोग हैं, जैसे सदियों से कोई आलू गोभी करता था, आलू गोभी करेगा भाई। जब आपके बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे तब का क्या कर पाएंगे? आज जैसे साहब जानते हैं, पहले आईआईटी में बिना पैसे के पढ़ाई होती थी जी सर, जी सर। और हॉस्टल भी सस्ता होता था, मेरा गरीब का लड़का भी पढ़ लेता था। ठीक, अब वहाँ की फीस 3 साल की 12 लाख 13 लाख कर दी गई। जी सर। आईआईएम की 16 लाख कर दी गई 2 साल की फीस। कौन पढ़ा लेगा गरीब आदमी, आप बता दो हैं? और यहाँ महंगे महंगे जो स्कूल हैं भाई, जिस किसी के 2 बच्चे हो गए तो 1000 तो वाहन का दे, 2000 वाहन का हो गया, और 1000 फीस दे, 2000 2 4000, 12 चौक 48,000। कितने किसान हैं जिनका 48,000 साल भर की आमदनी होगी, आप बताओ। 48,000 हुआ कि 24 कुंटल गेहूं और धान। और जिस बेचारे के पास 3 बीघे जमीन है का 24 कुंटल गेहूं धान हो जाएगा भाई? फिर लड़का ही पढ़ाएगा? अरे बीवी को साड़ी भी लानी है, अपने को पैजामा भी सिलाना है, चड्डी भी लाना है, हाँ, गाय भैंस भी देखना है, हाँ, और शादी बारात भी देखना है, लोगों का न्योता हकार भी देखना है। कैसे करेगा भाई? और जो 50,000 करोड़ हर साल उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा पर खर्च कर रही है, उस पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं होने के कारण आज वो पानी में बह रहा है कि नहीं बह रहा है? उस 50,000 करोड़ का कोई अर्थ माने है? और उत्तर प्रदेश सरकार का बजट कितना है पता है? जानना चाहिए गांव वालों को। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट है 6 लाख करोड़ का। कितना है? 6 लाख। अब 6 लाख करोड़ हम कहाँ जुटाएंगे भाई? जुटा सकते हैं कोई साधारण आदमी? लेकिन जहाँ 6 लाख करोड़ है वहां हम कब्जा करने को नहीं सोच रहे हैं। और भारत सरकार का कितने का बजट है? 1 साल का, ये बताया। 5 साल में अगर सरकार बन गई तो आप खर्च करेंगे 30 लाख करोड़। हाँ, शिक्षा सुधार दीजिए, सड़क सुधार दीजिए, नहर सुधार दीजिए। इतना पैसा है। अगर इस देश में भ्रष्टाचार न हो तो वास्तव में ये देश सोने की चिड़िया है। वास्तव में सोने की चिड़िया है। इस देश का निवासी, जैसे कहते हैं ना लोग, डींग मारते हैं कि हम कौन गए फला जगह आक्रमण करने। अरे क्यों जाओगे आक्रमण करने भाई? क्यों? अपना बढ़िया घोंसला छोड़ करके तुम रेगिस्तान में और वीरान में क्यों जाओगे? हाँ। इसीलिए इस देश में आने का तो इतिहास है, इस देश से जाने का इतिहास नहीं है। इसलिए सोने की चिड़िया इस देश को कहा गया। और सब आए भाई भारत में, चलिए सब रह रहे हैं, बढ़िया चीज है। लेकिन इस देश को सुंदर बनाने का, अच्छा बनाने का सबकी हम लोगों की जिम्मेदारी है। अब हम लोग एक नई शुरुआत किए हैं। अब नई शुरुआत भाई 18 में किए, 5-7 लोग मिल करके विचार आया, संविधान में सब किया। अब धीरे धीरे आज पूरे देश में कम से कम 10 हजार लोग जुड़ करके इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब एक प्रेशर हम लोग बना रहे हैं, जैसा अभी मैंने कहा कि जिद ये नहीं है कि हमारी पार्टी चले। हम तो चाहते हैं इस देश के जितने ये विपक्षी दल हैं सब मिलकर एक लोकतांत्रिक पार्टी बना लें। क्यों? जो सबसे बुजुर्ग हो वो 3 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रह ले, हटे, फिर अगले का नंबर आए वो हटे, फिर अगले का नंबर आए वो हटे। तो आप बताओ 24 में बीजेपी हार जाएगी ना हार जाएगी? क्यों? जिसके लिए रात दिन रो रहे हो आप हैं। अब राजनीति भी होनी चाहिए, लेकिन अगर लोकतांत्रिक राजनीति नहीं होगी, एक व्यक्ति का कब्जा होगा तो उसको तो विधायक चाहिए ना। क्यों? जो चुनाव जीत कर दे वही अच्छा है उसके लिए, उसको तो राजा बनना है ना। और जब लोकतांत्रिक पार्टी होगी उसमें विभिन्न जातियों के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, जिला अध्यक्ष होंगे, और 3 साल बाद बदल जाएंगे। तो अपने आप उस पार्टी को इतना समर्थन होगा कि वो साधारण कार्यकर्ता को भी अगर टिकट दे देगा तो साइकिल वाला भी कार्यकर्ता चुनाव जीत जाएगा। और ईमानदार लोगों की देश में कमी नहीं है। ये फालतू बात कही जाती है कि जिसको चोरी करने का अवसर नहीं मिला वही ईमानदार है। चोर लोग यही कहते हैं ना। क्यों?
यही कहते हैं ना भाई साहब। हाँ। अरे जिसको चोरी करने का अवसर नहीं मिला वही ईमानदार है। हाँ आप इस गांव में देखिए, किसी का कहीं हल पड़ा है, किसी का खुरपी पड़ा है, किसी का गेहूं पड़ा है, किसी का धान पड़ा हुआ है रखा, कोई उठा ले जा रहा है क्या भाई? कोई उठा ले जा रहा? नहीं। तो इस देश की अधिकांश जनता ईमानदार है। हम उसको खामखा बेईमान कहते हैं। बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं कि हमारी बेईमानी जो है वो छिप जाए, यानी हमें कोई भ्रष्टाचारी न कह दे। इसलिए ये कहा कि अगर हम भ्रष्टाचारी हैं तो पूरा देश भ्रष्टाचारी है भाई। या भ्रष्टाचारी वही है भाई जिसको अवसर नहीं मिला। ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। तो हम लोग एक लोकतांत्रिक राजनीति शुरू कर रहे हैं। और भाई हम तो आपके पड़ोस के हैं। अगर आप लोग सब इस विचारधारा से जुड़ जाओगे तो आज नहीं तो 5 साल 10 साल में इस देश में एक लोकतांत्रिक पार्टी बन जाएगी, जिसमें कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई होगा, कभी कोई होगा, कभी आदिवासी होगा, कभी पिछड़े का कोई होगा, कभी दलित के व्यक्ति का इस पर प्रभुत्व नहीं होगा। सब मिलकर देश चलाइए, लोकतांत्रिक देश है। बढ़िया शिक्षा दीजिए, सब कुछ दीजिए। यही बात कहने आया था। आप लोगों की कोई कुछ मुझसे पूछना हो, कुछ बात हो, और अन्यथा भाई इस पार्टी से जुड़िए। जुड़िए और देखिए, बड़ा काम करने के लिए थोड़ा त्याग करना पड़ता है। अन्यथा हर आदमी को तो यही भाई, बसपा जब चली थी तो लोगों ने बड़ा मन से योगदान दिया, बसपा बड़ा मन से, और बड़े बड़े कंगालों को विधायक बना दिया, क्योंकि उनके साथ जन समूह था, इसलिए हो गए। बाद में मायावती ने सोचा कि ये तो समूह सब बंधक है मेरा, तो उन्होंने जिसको चाहा उसको टिकट देना शुरू किया। तभी से पराभव शुरू हुआ। और जैसा मैंने कहा कि अगर बहुत अच्छा भी हो, कोई भगवान ही उतर आए इस धरती पर और कहे कि हम फलाने के अवतार हैं, तब भी क्या लोकतंत्र में हम उनको परमानेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष और परमानेंट प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे। लोकतंत्र में बदलाव होना चाहिए। आज आपके गांव में 2 बार कोई प्रधान होता है, तीसरी बार गांव के लोग क्या करते हैं? हरा देते हैं कि नहीं? कितना भी अच्छा हो, अगर बहुत अच्छा हुआ तो चलो एक आध बार और देख लिया, लेकिन अब वो भी नहीं देख रहे हैं। अब जो नई पीढ़ी आई है वो तो यही कह रहे हैं ना, कहा भैया तो इन होगा कि दूसरों के चांस मिले, या फलनवई बिरादरी होए का है, तो बाकी बिरादरियां लामबंद हो जाती है नहीं उसके विरुद्ध। और लेकिन यहाँ तो हम ऐसी पार्टी बना ली है कि कहा भैया फलनवई हुई, हाँ भैया फलनवई हुई, उनके अतिरिक्त कोई तो भाई कैसे चलेगा भाई? एक हर व्यक्ति की, जैसा मैंने कहा, एक जाति, एक रामलाल की जात भी है। रामलाल ने एक पार्टी बनाई, आजीवन रामलाल रहे, फिर उनका लड़का बिहारी लाल, फिर पोता अनोखे लाल। तो भैया उनके जात की पार्टी हो गई कि नहीं हो गई? वो 1 करोड़ सफाई दे, लेकिन वो सफाई किसी के गले नहीं उतरेगी। तो देखिए, ये लोकतंत्र है। हम लोग एक लोकतांत्रिक राजनीति लोकतांत्रिक पार्टी से ही खड़ी की जा सकती है। काम कठिन है, क्योंकि देखिए हर आदमी जल्दी चाहता है कि भैया हमको ये सरकारी लाभ हो जाए, लेकिन हम लोगों के बीच भी तमाम लोग ऐसे हैं जो किसी लाभ से जुड़े नहीं हैं। तो जो किसी लाभ से नहीं जुड़े हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, और बड़े लाभ की हम लोग तैयारी करें। इसी के साथ